यस बच्चों, हमने निश्चित समाकलन हम पढ़ रहे हैं। निश्चित समाकलन में हमने दो एक्सरसाइज किए हैं, 7.9 और 7.10। इसमें हमने सिंपल फलनों का अनिश्चित समाकलन ज्ञात करके उसमें लिमिट हमने रख दी, या फिर प्रतिस्थापन द्वारा हमने निश्चित समाकलन का मान ज्ञात किया। दो प्रकार के सवाल हमने इसमें किए थे पिछले उसमें। अब निश्चित समाकलों के कुछ अपने गुणधर्म भी हैं जिनका उपयोग करके हम निश्चित समाकलन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी निश्चित समाकलन ज्ञात करना आसान हो जाता है जब हम इन गुणधर्मों का उपयोग करते हैं। ये गुणधर्म क्या हैं कि करके हम इसको डिस्कस करेंगे कि निश्चित समाकलों के गुणधर्म यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इनको इस तरह से लिखते हैं। पहला है पीओ, पहला प्रॉपर्टी, या पीओ या पी शून्य इसे कहते हैं, P0, P1, P2 जैसे बुक में लिखे हैं उसी ऑर्डर में मैं इसको लिख रहा हूं। तो पहली प्रॉपर्टी है पीओ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a टू b ft dt, ऐसे इसको लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निश्चित समाकलन की सीमा वही रहती है, a टू b है लिमिट, चर बदल देने से fx dx, अब चर बदल के ft dt कर देते हैं। यानी निश्चित समाकलन की सीमाएं वही रहने पर यदि चर बदल दिया जाता है तो निश्चित समाकलन नहीं बदलता है। जैसे मैंने कहा 0 टू π/2 sin x का मान निकालें dx, या 0 टू π/2 sin t dt करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों समाकलन इक्वल होंगे। जैसे मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो माइनस कॉस एक्स इसका इंटीग्रेशन हुआ, लिमिट आया 0 टू π/2, ये हो जाएगा साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी हो जाएगा, लिमिट हो जाएंगे 0 टू π/2। तो माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस प्लस जाएगा, कॉस ऑफ 0 दाएं हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आया, ये भी 1 आया। तो निश्चित समाकलन वही रहता है। यदि निश्चित समाकलन की सीमाएं समान रहती हैं तो चर को बदल देने पर निश्चित समाकलन नहीं बदलता है। ये पहली प्रॉपर्टी है, जिसे पीओ या P0 जैसे भी हम कहें। दूसरी प्रॉपर्टी जिसे हम P1 कहेंगे, यानी निश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन a टू b fx dx, अगर निश्चित समाकलन की जो लिमिट है उनको हम आपस में अदल बदल देते हैं, यानी उनको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटीग्रेशन a टू b fx dx को अगर हम b टू a fx dx करना चाहते हैं तो निश्चित समाकलन का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ऑफ b टू a fx dx ये हो जाता है। ठीक है, निश्चित समाकलन की लिमिट को अगर हम बदल देते हैं निश्चित समाकलन का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं निश्चित समाकलन हमेशा एक अद्वितीय संख्या होती है, वास्तविक संख्या होगी वो, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, वास्तविक फलनों को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये मान हमेशा एक वास्तविक संख्या आएगी। किसी फलन का समाकलन एक वास्तविक संख्या आएगी, लेकिन अगर हम लिमिट को बदल देते हैं तो वास्तविक संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। ये बात है। इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a fx dx ये होता है। अगर यहीं पर अगर इंटीग्रेशन a टू a लिमिट वही रहती है, a टू a fx dx करेंगे तो ये अपने आप शून्य हो जाएगा, a टू a fx dx शून्य हो जाएगा। अगर हम इसे कहते हैं P2, तीसरी प्रॉपर्टी या P2, तो P2 ये कहता है कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन a टू b fx dx क्या हुआ, जब हमने योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को ज्ञात किया था। अगर हमने इस फलन को x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस यानी ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन a टू b fx dx क्या हुआ, ये जो वक्र है y इक्वल टू fx, इसके नीचे x एक्सिस और ऑर्डिनेट x इक्वल टू a x इक्वल टू b के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये इंटीग्रेशन a टू b fx dx हुआ। अगर इनके बीच में a और b के बीच में अगर कोई एक बिंदु c है, ऐसे x इक्वल टू c बिंदु है, तो हम इसी क्षेत्रफल को ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। पहले हम a से c तक निकालें, फिर हम c से b तक निकालें। तो इस समाकलन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, a टू c fx dx, फिर हम इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ c टू b
एफ एक्स डी एक्स हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी तीन वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि सी इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। एक वास्तविक संख्या है ए और बी के बीच में, ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या है, वो हम वास्तविक फलनों का ही यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं। P0, P1, P2 ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई। P3 अगर इसको लिखते हैं, ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी है कि P3 से हम कहते हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन a टू b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसको सिद्ध किया जा सकता है, आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ, दोनों लिमिट को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देते हैं, माइनस ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ए प्लस बी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। और जो P4 है सबसे महत्वपूर्ण, जो इसी से निकला हुआ है, इसको आप ठीक से याद रखिए, ठीक से इस पर फोकस कीजिए कि जो P4 प्रॉपर्टी है, बार बार हम कहेंगे P4 गुणधर्म से, P4 प्रॉपर्टी से या P4 से, ये कहता है कि इंटीग्रेशन 0 टू ए, यानी लोअर लिमिट अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, अपर लिमिट a हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a एफ, अब यहाँ पर अपर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट है 0 प्लस a हो गया माइनस एक्स डी एक्स। यानी जो P4 है वो P3 का ही एक विशिष्ट स्थिति यहाँ पर, जब लोअर लिमिट 0 हो जाए, अपर लिमिट a हो जाए, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम बार बार अपने सवालों में उपयोग करेंगे। ये P4 है। और P5 के बाद बुक में उसने P5 को और P5 और P6 दो कर दिए हैं, तो मैं P5 यहाँ पर थोड़ा सा मेरे और बुक के कहने में फ़र्क हो सकता है नंबरिंग में, लेकिन प्रॉपर्टी ये है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, ये बराबर 0 हो जाता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए। f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अगर ये हो जाता है तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। अब इन दोनों को P0 और P5 को एक एग्जांपल से मैं दिखाता हूं। आपको P4 ये कह रहा है ना, P4 हमें कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स की जगह a माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये हो सकता है। तो दैट इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार से हम P4 को का उपयोग करते हैं। जैसे हम P5 को देख रहे हैं ना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स को अगर हम करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 2a का मतलब क्या है, पाई। तो यहाँ पर दिखेगा कि साइन ऑफ, ये कहता है, उसने ये कहा कि यदि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ए अगर है, एफ एक्स अगर है, तब वो ये कहता है ये इंटीग्रेशन जो हो जाता है वो हो जाता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। इसने कहा यहाँ अपर लिमिट जो है उसका हाफ हो गया और 2 पहले आ गया, जो अपर लिमिट है वो हाफ हो गया, 0 टू इंटीग्रेशन है ना, सूत्र ये है, पांचवा ये कह रहा है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर हम ये कह रहे हैं 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू a, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस
0 टू ट्वाइस एफ एक्स डी एक्स, तो 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। ये जो P5 है वो ये कह रहा है कि 0 टू ट्वाइस एफ एक्स डी एक्स करो 2 गुणा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है। एफ एक्स हमारा दिख रहा है साइन ऑफ एक्स है, और ए का मतलब कितना है, यहाँ ट्वाइस ए का मतलब क्या है, यहाँ पर पाई है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हमें जानते हैं कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट आधी हो जाएगी, 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, अब हमें जानते हैं कि यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो ये इंटीग्रेशन शून्य हो जाएगा। करें ये जो इंटीग्रेशन होगा 0 टू ट्वाइस एफ एक्स डी एक्स, ये शून्य के बराबर हो जाएगा। करें मतलब 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स बराबर ये हो जाएगा। हमें जानते हैं कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है, क्योंकि कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स है, इसलिए ये इंटीग्रेशन कितना हो जाना चाहिए, बराबर शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम P5 का उपयोग करते हैं और इस तरह से हम P4 का उपयोग करते हैं। और P6 एक अंतिम वाला है, इसने इसको P5 को ही P7 इसने इसको कहा है, क्योंकि P5 के 2 भाग कर दिए उसने, तो P5 इसको कह के P6 हम इसे कहते हैं P6 के भी इसने 2 भाग कर रहे हैं, हम केवल प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं, बीच वाला भाग नहीं लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट, केवल यहाँ माइनस है प्लस है। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, और ये 0 हो जाएगा जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन, हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 टू 2 साइन एक्स डी एक्स अगर हम करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस 2 टू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। वो कहता है यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, तो हमें कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू शून्य हो जाता है। और अगर यहीं पर ये माइनस 2 टू 2 कॉस एक्स डी एक्स होगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ये फल, इस तरह के फलन जो है विषम फलन कहलाते हैं, और इस तरह के फलन जो है सम फलन कहलाते हैं। तो माइनस 2 टू कॉस एक्स डी एक्स करेंगे तो जाएगा 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू 2 कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये सम फलन है। इस तरह के फलन यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है तो ये फलन सम फलन कहलाते हैं। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो ये फलन विषम फलन कहलाते हैं। इस तरह से अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 टू 3 एक्स की घात 5 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना होता, क्योंकि ये विषम फलन दिख रहा है, क्योंकि माइनस एक्स की घात 5 भी माइनस एक्स की घात 5 हो जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन शून्य हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर माइनस 3 टू 3 एक्स की घात 4 डी एक्स होगा, तो क्योंकि ये सम फलन है, क्योंकि माइनस एक्स की घात 4 बराबर एक्स की घात 4 होता है, ये सम फलन है एक्स की घात 4, तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू 3 एक्स की घात 4 डी एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपको है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी, तब हम सवालों को इसमें हल कर पाएंगे। पहली प्रॉपर्टी जिसे P0 कह रहे हैं, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ टी डी टी, यानी समाकलन के चर को बदल देने पर जबकि लिमिट वही रहती है तो समाकलन नहीं बदलता।
P1 यानी दूसरी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a to b fx dx, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो समाकलन का चिन्ह बदल जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी यह है इंटीग्रेशन a to b fx dx, यदि c जो है a और b के बीच में कोई संख्या है तो हम a to b fx dx को a to c fx dx यानी पहले a से c तक इंटीग्रेट करते हैं, फिर हम इसे c से पहले a से c के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, फिर से हम c के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, a to c fx dx प्लस c to b fx dx ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन a to b fx यानी चौथी या P3 a to b fx dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस x dx से प्रूव किया जा सकता है, प्रूव किया हुआ है बुक में, इसे आप देख सकते हैं, सिंपल है, इसे प्रूव किया जा सकता है। P4 इसी का एक विशिष्ट रूप है, यदि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a हो जाए तो उनका सम 0 धन a हो जाएगा, तो 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, ये सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है जिसको हम बार बार यूज करेंगे। एक P5 प्रॉपर्टी ये है, इसने P5 P6 करके, इसको P6 कहा है, P5 में इसी को ब्रेक करके लिखा है, उसने दो भागों में ब्रेक करके इसको लिखा है, यानी a to 2a को हम ऐसे लिख सकते थे, a to जो a to 2a को हम ऐसे ब्रेक कर सकते थे, सॉरी ये 0 to है, मैंने a लिख दिया, 0 to 2a है, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx 0 to 2a है, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx, यानी इस 0 to 2a को हम इस प्रकार से ब्रेक कर सकते थे, ये इस तरह से 0 to a, उसने लिखा है इसको 0 to a fx dx प्लस a to 0 to a f to a माइनस x dx, ऐसे ब्रेक करके उसने लिखा, फिर a to 2a को उसने 0 to a में कन्वर्ट किया हुआ है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वो P5 उसने उसको लिखा था, ये P6 लिखा है उसने उसमें, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, जो P5 उसने बुक में दिया वो केवल सिद्ध करने का तरीका है। और यानी पांचवा, छठा और सातवां और अंतिम प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx इक्वल टू 2 0 to a fx dx, यदि ये एक सम फलन है, f of माइनस एक्स इक्वल टू fx आता हो और ये शून्य हो जाता है, माइनस a to a fx dx इक्वल टू शून्य हो जाएगा यदि जो फलन fx है वो एक विषम फलन है, यानी f of माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx है, ये एक विषम फलन है, तो ये इंटीग्रेशन शून्य हो जाता है। अब निश्चित समाकलन के जो प्रगुण, जो गुणधर्म हमने सीखे हैं, प्रॉपर्टीज हमने सीखे हैं, इन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कुछ निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 7.11 को देखिए, इसका पहला सवाल देखिए, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। हमेशा इस तरह के सवालों को हम चौथी प्रॉपर्टी, जो P4 आपके पास है, प्रॉपर्टी चौथी है, प्रॉपर्टी पांचवी हुई है P4 जिसे हम कहते हैं, P0, P1, P2, P3 और P4, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, इनका उपयोग करते हैं। इनका उपयोग करके क्या होगा देखिए, इस जो समाकलन है, इस समाकलन को हम मान लेते हैं, माना ये I है, ये समाकलन। अब P4 से हम करते हैं, P4 का उपयोग करते हैं, तो P4 का उपयोग करेंगे तो ये समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। P4 क्या करता है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर कहता है इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx कहता है। तो यहाँ पर a जो था वो पाई बाय 2 था, तो cos पाई बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x हो जाएगा, यानी ये I बराबर हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, हम चाहते हैं cos पाई बाय 2 माइनस साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो I बराबर cos स्क्वायर x dx है और I बराबर 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ये आपके पास दिया गया समाकलन था, I इक्वल 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx, I बराबर 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इसको मैं संबंध 1 कर देता हूँ, इसको संबंध 2 कर देता हूँ, तो जोड़ने पर, बाद में सीधे लिख देंगे इसे, अभी लिख देता हूँ समझने के लिए, जोड़ने के पर I धन I हो गया 2I और दाएं तरफ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x, यानी पहले cos स्क्वायर x dx धन इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx हुआ। अब दोनों की लिमिट
जीरो टू पाई बाई टू है, तो इन दोनों समाकलनों को एक ही के अंदर हम लिख सकते हैं, दोनों की सीमाएं समान है। इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो जीरो टू पाई बाई टू, तो 2i बराबर हो गया, ये 1 हो गया, सिंपली ये आ जाएगा dx, 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट है 0 टू पाई बाई टू, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू माइनस 0, यानी i जो हमें निकालना था इंटीग्रेशन, ये बदल जाएगा, 2 का भाग कर देंगे पाई बट्टा 4। इस प्रकार से P4 का उपयोग करके हम इन समाकलनों को, कई समाकलन है ये, कभी 1 नंबर का आता है, कभी ये 2 सवाल 2 नंबर का भी आता है। दूसरा सवाल देखिए बिल्कुल ऐसे ही, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू वर्गमूल साइन एक्स बट्टे वर्गमूल साइन एक्स धन कॉस एक्स, वर्गमूल साइन एक्स धन वर्गमूल कॉस एक्स, ये इंटीग्रेशन है। इसमें भी हम P4 का उपयोग करेंगे, तो इसको I कह देते हैं। हम इसको सरल करके 1 ले आएंगे, जैसे हमने यहाँ पर 1 ले आए इस त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से, हम इसको 1 ले आए, फिर इंटीग्रेशन आसान हो गया। इस प्रकार से अंश और हर को समान करके हम इसमें P4 का उपयोग करेंगे, अंश और हर को समान करके दोनों का भाग करके इसको 1 बना देंगे, इंटीग्रैंड को जो समाकल्य है इसको 1 कर देंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर से P4 का उपयोग करेंगे, P4 से I इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू वर्गमूल साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, P4 ये है आपके पास, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स है, तो इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर a जो है पाई बाई टू है, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, बट्टे वर्गमूल साइन पाई बाई टू माइनस एक्स धन वर्गमूल कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। एक्स की जगह यहाँ पर a माइनस एक्स हो जाता है, एफ एक्स हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये साइन एक्स था, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन एक्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स था वो a माइनस एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर a जो है पाई बाई टू है। तो ये बराबर हुआ हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू वर्गमूल साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, बट्टे वर्गमूल साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, धन वर्गमूल कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया साइन एक्स डी एक्स। ये हुआ। अब ये सल करके आया बराबर। अब देखिए आई हमारे पास ये भी आय है और ये भी आय है। आई बराबर 0 टू पाई बाई टू वर्गमूल साइन एक्स बटे वर्गमूल साइन एक्स धन कॉस एक्स, आई बराबर वर्गमूल कॉस एक्स बटे वर्गमूल कॉस एक्स धन वर्गमूल साइन एक्स। अब देखिए इन दोनों के हर समान है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो 2i बराबर हमारे पास जाएगा 0 टू पाई बाई टू, क्योंकि दोनों के हर तो समान है ना, वर्गमूल कॉस एक्स धन वर्गमूल साइन एक्स, वर्गमूल कॉस एक्स धन वर्गमूल साइन एक्स, तो लॉस हो तो यही हुआ, वर्गमूल साइन एक्स धन वर्गमूल कॉस एक्स, क्योंकि दोनों के हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, वर्गमूल साइन एक्स धन वर्गमूल कॉस एक्स dx। तो अंश और हर समान हो गए, ये आपस में कट जाएंगे, तो इनका भागफल 1 आया। तो 2i बराबर मेरे पास आया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट है 0 टू पाई बाई टू, तो 2i इक्वल टू मेरे पास हुआ पाई बाई टू अपर लिमिट माइनस 0, इसलिए मुझे चाहिए i का मान, i हो जाएगा पाई बट्टा 4। तो फिर से इसमें भी पाई बट्टा 4 आया, तो पहले वाले में भी पाई बट्टा 4 आया था। तो हम किसी तरह से इस फलन को इसको हम P4 की मदद से इंटीग्रैंड को 1 कर देते हैं। वही हमने यहाँ भी किया, वही आप तीसरे सवाल या पांचवें सवाल किसी में भी करेंगे। जैसे तीसरा सवाल एक बार और कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू साइन की घात 3/2x बट्टे साइन की घात 3/2x धन कॉस की घात 3/2x dx। फिर इसको i कर देते हैं, लिखेंगे P4 से
इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। आप P4 भी लिख सकते हैं। अगर इसके क्रम में ऊपर नीचे हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी को लिख दीजिए। प्रॉपर्टी क्या हो गई, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स से, ऐसा लिख दीजिए। क्योंकि कभी क्रम का ऊपर नीचे होता है, हम वो उन्हें प्रॉपर्टी 7 कही है और प्रॉपर्टी हम 6 ही कह रहे हैं, तो क्रम का ऊपर नीचे हो सकता है। आप इससे लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का हम उपयोग कर रहे हैं, इसको जरूर मेंशन कीजिए। या फिर यहाँ पर हम अभी वही क्रम चल रहा है तो इस प्रॉपर्टी को मैंने P4 बुक में भी इसमें भी मैंने वैसे लिख दिया। P4 आई इक्वल टू हो गया 0 टू पाई, P4 से आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। तो जहाँ पर x था वो पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। साइन की घात 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स बटे साइन की घात 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स धन कॉस की घात 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों, ये आप जैसे कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख रहे हैं ना, असल में ये ऐसा है कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स की घात 2 है। तो ये साइन स्क्वायर, अब कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, इसका वर्ग है, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स को मैं ऐसे न लिख के कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स को सीधे ही साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख देता हूँ। वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये है ना, साइन की घात 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स का मतलब ऐसे हुआ कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की घात 3/2 हुआ। तो ये कॉस एक्स की घात 3/2 हो गया। तो हम सीधे लिख लेंगे, इस स्टेप को हम नहीं लिखेंगे कहीं भी। ये बराबर हुआ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। तो साइन की घात 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस की घात 3/2 एक्स बट्टे साइन की घात 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस की घात 3/2 एक्स धन कॉस की घात 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन की घात 3/2 एक्स डी एक्स। ये भी आय है और ये भी आय है। अब देखिए इन दोनों का हर समान है, कॉस की घात 3/2 एक्स धन साइन की घात 3/2 एक्स, कॉस की घात 3/2 एक्स धन साइन की घात 3/2 एक्स। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। हाँ, अब इन दोनों को देखिए, आई साइन की घात 3/2 एक्स बटे साइन की घात 3/2 एक्स धन कॉस की घात 3/2 एक्स डी एक्स, और ये भी आई हमारे पास है कॉस की घात 3/2 एक्स, कॉस की घात 3/2 एक्स धन साइन की घात 3/2 एक्स। दोनों के हर समान है, तो दोनों के हर समान है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो लॉस ऑफ वही हुआ हर, साइन की घात 3/2 एक्स धन कॉस की घात 3/2 एक्स। तो अंश जुड़ जाएंगे, साइन की घात 3/2 एक्स धन कॉस की घात 3/2 एक्स। अब दोनों अंश और हर समान है, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट है 0 टू पाई बाय 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2, इसलिए i का मान हो गया पाई बाय 4। इसमें भी पाई बाय 4 आया। तो चौथा सवाल बिल्कुल ऐसे ही आप इसको करिए। पांचवा एक अलग तरह का है, इसको जरा देखिए, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है। इंटीग्रेशन -5 टू 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। देखिए बच्चों, हम ये जानते हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जब x नेगेटिव हो जाए ये माइनस ऑफ x हो जाता है जब x लेस देन 0 है। तो उसी प्रकार इस मॉड ऑफ x प्लस 2 के मान भी वेरी करेंगे इस x प्लस 2 के मान पर। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 होगा जब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मॉड के अंदर जो संख्या है वो पॉजिटिव है, यानी x मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 होगा जब x प्लस 2 यानी मॉड के अंदर जो संख्या है वो पॉजिटिव है। यानी इससे मैं x के लिए हल करता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 होगा। जैसे ये काम है, मॉड ऑफ x इक्वल टू x है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से मैंने इसको x के लिए हल किया क्योंकि जो लिमिट है वो लिमिट x प्लस 2 के लिए नहीं है, लिमिट जो है x के लिए है, चर x के लिए है, तो इसलिए मैंने इसे x के लिए हल कर दिया। जब x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तथा
मॉड ऑफ x प्लस टू इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस टू होगा, जैसे यह मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स है, कब? जब x प्लस टू इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन माइनस 2। तो इस मॉड फलन के दो मान हैं। जब भी x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 है तो मॉड ऑफ x प्लस टू है, और मॉड ऑफ x प्लस टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू है जब भी x का मान माइनस 2 से कम है, x इज लेस देन माइनस 2। तो x के मान यहां वेरी कर रहे हैं -5 से 5 तक, ठीक है, और फलन का मान भी वेरी कर रहा है, -2 पर चेंज हो जा रहा है। जब -2 से बड़ा है x का मान तो फलन की परिभाषा ये थी, जब x का मान -2 से कम था तब फलन की परिभाषा ये है। तो हम अपनी x के लिए जो सीमाएं हैं ना, इस सीमा को इस प्रकार से बदल देते हैं। तो पहला एक माइनस, ये जो हमारे पास P2 प्रॉपर्टी थे, इसका उपयोग करते हैं। a to b fx dx इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। हमें जानते हैं ना, अगर c संख्या a और c कोई वास्तविक संख्या है a और b के बीच में, तो हम इस समाकलन को a to b fx dx को a to c fx dx प्लस c to b fx dx लिख सकते हैं। तो ये जो -2 संख्या है जहाँ पर ये फलन चेंज हो रहा है, फलन की परिभाषा चेंज हो रही है, ये -2 संख्या -5 और 5 के बीच में है, तो फलन को ऐसे चेंज कर देते हैं, -5 to -2 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx प्लस -2 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। ऐसे इसको चेंज कर देते हैं फलन अपनी सुविधा के लिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि x का मान -2 से छोटा होगा हमेशा, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो यहाँ पर अपर लिमिट -2 है तो x हमेशा -2 से कम है, तो फलन जब भी -2 से कम है मॉड ऑफ x प्लस 2 ऐसे चेंज हो जाता है, -5 to -2 मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू हमने कहा था माइनस ऑफ x प्लस 2 होगा जब भी x लेस देन -2 होगा। तो अब इस मॉड को अगर हम हटाते हैं तो माइनस ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा, इंटीग्रेट करके लिमिट रख देंगे, प्लस लेकिन जब भी x का मान लोअर लिमिट -2 है, यहाँ पर हमेशा x का मान -2 से बड़ा है, तो जब भी x का मान -2 से बड़ा होगा तो उस समय ये जो मॉड ऑफ x प्लस 2 है वो x प्लस 2 ही है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 to 5 x प्लस 2 dx हो जाता है। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपल है, मॉड तो हट गया, आप इसको इंटीग्रेट करिए और लिमिट रख दीजिए। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। वैसे छठा है 2 to 8 मॉड ऑफ x -5 है, यहाँ पर आप एक दिखेगा आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एक आपको दिखेगा x लेस देन 5, ठीक है। तो 2 से 5, 5 से 8 इनको ब्रेक कर लीजिए और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो छठे सवाल तक हल हुए, ज़्यादा जो अगली बार करेंगे।